का रास्ता गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा शक्ति, उनकी भागीदारी से होकर जाता है। भारत आज एक विशाल भारत है और हम सब जानते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, इसकी सोच शायद हमारे पूर्वजों के समय से ही शुरू हुई थी। पुराने समय में जब हम लोग जानते हैं अराउंड 1000 एडी, 1000 ईस्वी में, जब भारत पूरे विश्व की लगभग 1/3 जीडीपी जो था वो रिप्रेजेंट करता था, उस समय से ही लेकर एक सोच थी कि हमारा भारत जो है वो विकसित बने, आत्मनिर्भर बने। आजादी के बाद अंग्रेजों के समय का जो शासन था, हमें जो भारत मिला, हम सब जानते हैं कि वो उतना सशक्त भारत नहीं था जो भारत की बात मैं आप लोगों के मध्य कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब शासन संभाला तो भारत उस समय आर्थिक दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो 11वीं पायदान पर था। $2 ट्रिलियन इकॉनमी से चलते चलते 140 करोड़ जनता को साथ लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ भारतीय जनता ने इस देश को चौथे पायदान पर, चौथे स्थान पर विद अराउंड $4 ट्रिलियन इकॉनमी जो है वो पहुंचाया है। आज तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग अग्रसर हैं और ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर पार्टी की तरफ से ये जो कार्यक्रम हम लोगों को दिया गया है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश में रहने वाले हर नागरिक तक हम लोगों को पहुंचना है। 25 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई थी और देश में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आज मैं कश्मीर में था तो इसलिए मुझे लगा कि आप सबके साथ रूबरू होना चाहिए, बात करनी चाहिए। 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन रहता है, जिनसे जब पूछा गया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, भारतीयों को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा 2 शब्द, विकेंद्रीकरण और स्वदेशी। और इसका समापन 3 महीने के बाद उस महान विभूति के जन्मदिन पर, जिनके जन्मदिन को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इस समय के अंतराल में हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इस देश में रहने वाले हर देशभक्त नागरिक को, आम लोगों तक प्रधानमंत्री जी का एक मैसेज, आत्मनिर्भर भारत का मैसेज, जिसकी शुरुआत कोविड के समय में हुई थी, और एक ऐसी महामारी जिसके चलते लगता था कि देश को बहुत नुकसान होगा, करोड़ों की संख्या में लोग, एक ऐसी महामारी थी विश्व भर में हम लोग देखते थे। लेकिन आपदा के बीच में अवसर तलाशते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से यहां पर वैक्सीनेशन डेवलप की, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग हुई, 3 लेयर मास्क जो कभी भारत में बनते नहीं थे वो बने,
वेंटिलेटर्स जो कभी भारत में निर्मित नहीं होते थे वो हुए, और वो हम लोगों ने देखा कि इस अभियान ने हमारे देश में रहने वाले हर नागरिक को अपने पांव के ऊपर खड़ा किया। और आज के इस संदर्भ में मैं आप लोगों के साथ यही बातचीत करने के लिए आया हूं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि 2047 तक भारत जब अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, विकसित देशों की श्रेणी में भारत सबसे प्रथम होगा, तो इसके लिए हम लोगों को वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की एक कल्पना, जो मैंने पहले कहा कि जिसकी शुरुआत हर गांव से, हर गरीब से, हर नौजवान से, हर मातृशक्ति से और हर किसान की भागीदारी से शुरू होकर देश में रहने वाले हर नागरिक तक जब ये पहुंचेगी, तभी हम लोग आत्मनिर्भर होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे इंडिजिनियस हथियार जो थे वो इस्तेमाल हुए, और उसके चलते देश जो था वो जीत कर आगे आया। मैं आप लोगों के माध्यम से और अपने कार्यकर्ताओं से भी मैंने आह्वान किया है कि हर स्तर पर, हर जगह पर, हर गांव में, हर घर तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचे, लोगों को प्रेरणा देते हुए। बहुत लंबा चौड़ा मुझे बात नहीं करनी, जब आप लोगों के कोई क्वेश्चन आएंगे मैं जवाब अवश्य दूंगा कि जिस तरीके का एक वातावरण कई ऐसे देश जो अपना मटेरियल बेचने के लिए, अपना माल बेचने के लिए किस तरीके से टैरिफ वार जो है वो शुरू कर रहे हैं, बहुत दूर है हम उनकी इकॉनमी से, लेकिन उसके बावजूद उनको डर है कि 11वीं से चौथी जगह पर पहुंचना, चौथी से तीसरी जगह पर पहुंचना और तीसरी से पहले स्थान पर पहुंचना। और जिस तरीके का एक वातावरण उन देशों द्वारा क्रिएट किया गया है, ऐसे समय में हमारा हर नागरिक अपने पांव के ऊपर खड़ा हो, हमारे एमएसएमईज के माध्यम से, छोटे उद्योगों के माध्यम से, हमारे कॉलेजेस में रहने वाले स्टूडेंट्स के माध्यम से, जैसे मैंने पहले कहा हमारे किसानों के माध्यम से, हर एक आदमी अपने पांव के ऊपर खड़ा हो वोकल फॉर लोकल को लेकर। और इस आत्मनिर्भर भारत की कल्पना के पीछे यही है कि हम लोग जब विकसित देशों की श्रेणी में सबसे प्रथम खड़े होंगे, तो सभी भारतीय जब इनका योगदान देश के प्रधानमंत्री जी को मिलेगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। जैसे सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से बताया गया कि हालात बदलने में देर नहीं लगती है, तो एक तरह का ये स्ट्रिक्ट वार्निंग थी, स्ट्रिक्ट वार्निंग फॉर सेंटर था, तो उसके लिए क्या कहेंगे और स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लद्दाख में जो हालात बने हुए हैं स्टेटहुड और जो 6th शेड्यूल का है उसके मुतालिक, और उन्होंने उसी को मद्देनजर ये कहा कि स्टेटहुड का दर्जा यहाँ पर भी देने की जरूरत है। अगर नहीं इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं तो शायद उस तरह की सिचुएशन यहाँ पर भी बन सकती है। उनका कहने का ये मतलब है। आप सबके ध्यान में होगा, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार थी, उस समय में भी ऐसी परिस्थितियां इसी गठबंधन सरकार द्वारा, जो आज सत्ता में है, कम वोट लेने के बावजूद सत्ता में है, आप सबके ध्यान में होगा कि उस वक्त सरकार में एक रिक्वेस्ट की थी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, ये मैं 2019 से पहले की बात कर रहा हूं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सभी को इकट्ठे होना चाहिए। आप सबके ध्यान में होगा, कभी अपनी पुराने वीडियोस आप देखने का प्रयत्न करें, पहली पॉलिटिकल पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उसका और उनकी टीम का कोई सदस्य नहीं आया था। बीजेडी की बात कर रहे हैं। फिर जब भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार जम्मू कश्मीर में थी, फिर दूसरी बैठक हुई, इसमें कांग्रेस का कोई नहीं आया,
आप सोचिए कि ये लोग कभी जम्मू कश्मीर के हित में इन्होंने कार्य नहीं किया। 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ है इनका। कभी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से उनसे पूछने का प्रयत्न किया कि ट्रांसफर्स को छोड़कर, एलिवेशन को छोड़कर, आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर क्या इन्होंने कोई कार्य किया है? जम्मू कश्मीर की जनता ने, मैं जम्मू कश्मीर की इसलिए कह रहा हूं कि जम्मू में भी इनको कुछ सीटें मिली हैं, इनको वोट इसलिए दिया था कि ये डेवलपमेंट करवाएंगे। जिस एजेंडे को लेकर इन्होंने शुरुआत की थी, बिजली मुफ्त देंगे, पेंशन इतनी करेंगे, बड़ी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे आज आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बोलना है, उसी के विषय के ऊपर बात करनी है। लेकिन क्या कार्य, 1 वर्ष का क्या कार्य इस कार्यकाल में इन्होंने कुछ नहीं किया। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। पुराना इतिहास 1953 से लेकर आजादी के बाद ही समझ लीजिए, इससे ज्यादा योगदान इनके परिवार में से लोगों ने कुछ नहीं दिया है। 1 साल का अंतराल हम लोग तो चाहेंगे, अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। 1 साल में इनके मैनिफेस्टो में से कितने कार्य हुए हैं, इन्होंने कितनी ट्रांसफर्स की हैं, कितनी ऑफिसर्स की एलिवेशन की है। शर्मा जी, इतिहास तो सबको पता है। मैं प्रेजेंट आपको इतिहास नहीं पता है। मैंने कहा 1947 से लेकर 1953 से लेकर इन्होंने यही वातावरण जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की। एक बात मानकर चलिए, ये भारतवर्ष है, ये डिफरेंट भारतवर्ष है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भारतवर्ष है। जिस शख्स के साथ 140 करोड़ जनता खड़ी है, 2, 4, 5 को छोड़कर, उस भारत का कोई बाल भी जो है वो बांका नहीं कर सकता, ये मानकर चलिए। शर्मा जी, एक सवाल लूंगा। न्यूज़ 18 से सरोज हूँ। अभी एक डेवलपमेंट हुए जिसमें आरएसएस के 2 टॉप ऑफिशियल्स, जिसमें से एक नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी और वही दूसरे नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, श्रीनगर आए हैं। आप लोगों से अभी मुलाकात हुई है और जो लद्दाख में इस वक्त हालात बन रही है उसका थोड़ा किस तरीके से डाउनलोड रहेगा? मुझे कोई ध्यान नहीं है। मैं कल परसों में पार्टी के कार्यक्रम के लिए एक वर्कशॉप थी हमारी। जी। अमूमन वर्कशॉप पार्टी कार्यालय जम्मू में होती है। इस बार पार्टी ने मन बनाया है और पहली बार इतिहास में हम लोगों ने जनरल सेक्रेटरी भी जो है अनवर खान जी यहाँ से दिए हैं। पार्टी के हमारे बहुत से सीनियर लीडर अब लगभग बराबर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हैं। तो इसलिए मैं हर बार जितनी हमारी कार्यक्रमों की शुरुआत होती है, मैं जम्मू से भी करता हूं और उसके पैरेलल जो है वो कश्मीर से भी करता हूं। मेरे ध्यान में नहीं है कि आरएसएस के कुछ लोग आए हैं। मैं पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर, और आज बांडीपुरा सुबह हम लोग 6 बजे निकले थे, कार्यकर्ताओं से मिले और एक एग्जीबिशन की हम लोगों ने शुरुआत की है। कल भी मैं सारा दिन पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलता रहा। अगर कोई आपके ध्यान में है, कहाँ है, तो मैं जरूर मिलूंगा। लद्दाख में जो अभी हुआ है, वो लद्दाख के विषय में मैंने बात कर दी। लद्दाख में जो अभी हुआ है, क्या बीजेपी वहाँ पे रीच आउट प्रोग्राम करेगी? क्या वहाँ पे जो लोगों का रोष है बीजेपी? मैंने इस विषय पे जवाब दे दिया है। और कोई आने से अभी काफी टाइम के बाद ये राज्यसभा के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि कश्मीर से बीजेपी की कोई नॉमिनेशन होगी, किसी फेस को देखा जाएगा? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीचे इलेक्शन कमेटी होती है, वो तय करती है। पार्टी का कोर ग्रुप जो है वो मिलकर तय करता है और उसके बाद फाइनलाइजेशन जो होती है पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा होती है। मैं तो चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में से किसी को भी, जब नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास,
सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पर एप्लीकेबल होता है। और उसी के अंतर्गत ये मानकर चलिए कि आप लोग भी दुआ करिए, हो सकता है कहीं की भी लॉटरी जो है वो निकल सकती है, होगा जम्मू कश्मीर में से ही। थैंक यू। थैंक यू।